अध्याय एजेंट जोया और लाल लिफाफा पार्ट 11। भाग 1। झूठ और तैयारी। अगले दिन शाम के 8 बज रहे थे। राघव अपने ऑफिस के केबिन में तैयार हो रहा था। उसने अपना रोज का बिजनेस सूट हटाकर एक ब्लैक टैक्टिकल जैकेट और डार्क जीन्स पहनी। उसने अपनी कलाई पर तरुण द्वारा बनाई गई नई स्टेल्थ वॉच बांधी, जो जैमर, लेजर और स्कैनर का काम करती थी। तभी अनन्या केबिन में आई। अनन्या, तारांकन, राघव, तुम कहाँ जा रहे हो? आज रात तो हमारी सक्सेस पार्टी है। रोहित और रहमत नीचे वेट कर रहे हैं। राघव ने अपने जैकेट की चेन बंद की और बहुत ही सहजता से झूठ बोला। मुझे पता है अनन्या, लेकिन एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। वो मीडिया से बचकर मिलना चाहते हैं। मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। तुम लोग पार्टी शुरू करो। अनन्या ने राघव को शक की नजरों से देखा। इन्वेस्टर? कुतुब मीनार के पीछे? रात के 9 बजे? ये कैसी मीटिंग है राघव? राघव ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। बिजनेस में कुछ सौदे अंधेरे में ही होते हैं अनन्या। मुझ पर भरोसा रखो। अनन्या ने हामी भरी, लेकिन जैसे ही राघव निकला, अनन्या के दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। उसने सोचा, राघव कुछ छुपा रहा है। भाग 2। कुतुब मीनार के साए में। रात के 9 बजे कुतुब मीनार का पूरा इलाका शांत और अंधेरे में डूबा था। पर्यटकों की भीड़ जा चुकी थी। सिर्फ पुरानी इमारतों के खंडर और लंबी परछाइयां थीं। राघव एक टूटी हुई दीवार के पास खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। राघव, मन में तारांकन, तरुण, आसपास स्कैन करो। कोई स्नाइपर स्नाइपर तो नहीं है? तरुण, ईयरपीस में, तारांकन, नेगेटिव बॉस। इलाका साफ है, लेकिन एक दिल की धड़कन, हार्ट बीट आपके बहुत करीब है, ठीक आपके पीछे। राघव तुरंत मुड़ा। अंधेरे से एक आकृति, सिलुएट, बाहर निकली। ये एक लड़की थी। उम्र लगभग 25-26 साल। उसने लेदर जैकेट और बूट्स पहने थे। बाल बंधे हुए थे और आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। हाथ में एक गन थी, लेकिन निशाना नीचे जमीन की तरफ था। ये एजेंट जोया थी। भाग 3। ब्लैकमेल या सौदा। जोया ने मुस्कुराते हुए राघव को देखा। जोया, तारांकन, टाइम के पाबंद हो मिस्टर सीईओ। मुझे लगा तुम अपने बॉडीगार्ड्स प्रताप की टीम को लेकर आओगे। राघव ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे राज मेरे हैं, मेरी टीम के नहीं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? एपेक्स कॉर्प में हिस्सेदारी? जोया ने अपना फोन निकाला और वही दहाड़ वाली रिकॉर्डिंग प्ले की। जोया, तारांकन, पैसा? नहीं राघव, मैंने जंगल में तुम्हें देखा था। तुमने उस भालू को छुआ तक नहीं, सिर्फ अपनी आवाज से उसे भगा दिया। कोई आम इंसान ऐसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकता। मेरे पास तुम्हारी वीडियो भी है, जिसमें तुम खाई में कूदते हो और जिंदा बच जाते हो। राघव एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में चमक आ गई। तो तुम क्या चाहती हो? मुझे लैब में ले जाकर टेस्ट करना? जोया ने अपना फोन जेब में रखा और गन को होल्स्टर होल्स्टर में डाल दिया। उसने अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकालकर दिखाया। उस पर भारत सरकार का चिन्ह और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग लिखा था। जोया, तारांकन, मैं देश की दुश्मन नहीं हूं राघव। मैं एक अंडरकवर एजेंट हूं। मैं जंगल में उस दिन ड्रग तस्करों का पीछा कर रही थी जब मैंने तुम्हें देखा। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, कोई सुपर सोल्जर हो, एलियन हो या म्यूटेंट हो, और सच कहूं तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। भाग 4। मिशन रेड सरपेंट। राघव थोड़ा रिलैक्स हुआ। ये ब्लैकमेल नहीं, रिक्रूटमेंट था। राघव, कैसी मदद? जोया ने एक फोटो दिखाई। फोटो में एक अजीब सा धातु का कैप्सूल, मेटल कैप्सूल था। जोया, तारांकन, इसे प्रोजेक्ट रेड सरपेंट कहते हैं। ये एक बायो वेपन है। इसे एक आतंकवादी संगठन ने डीआरडीओ की लैब से चुराया है। अगर ये लीक हो गया तो दिल्ली की हवा में ऐसा जहर घुल जाएगा कि अगले 50 साल तक यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। राघव, तो पुलिस या आर्मी भेजो। जोया, तारांकन, हम नहीं भेज सकते। यह वेपन आज रात एक अंडरग्राउंड ऑक्शन में बेचा जाने वाला है। ये नीलामी दिल्ली के एक हाई प्रोफाइल कसीनो में हो रही है, जहां सिर्फ वीआईपी क्रिमिनल्स को एंट्री मिलती है। अगर वहां पुलिस घुसी तो वो वेपन को एक्टिवेट कर देंगे। जोया ने राघव की आंखों में देखा। हमें वहां अंदर घुसने के लिए एक खरीदार, बायर की जरूरत है। एक ऐसा आदमी जो अमीर दिखे, जिसके पास पावर हो और जो जरूरत पड़ने पर बिना हथियार के भी लड़ सके। तुम एपेक्स कॉर्प के मालिक हो, तुम्हारे पास पैसा है और वो खास ताकत भी। तुम परफेक्ट हो। भाग 5। डील और शर्त। राघव ने सोचा,
अगर उसने मना किया तो जोया उसका राज खोल सकती है, और अगर ये वेपन फट गया तो उसके दोस्त रोहित, अनन्या, रहमत भी मारे जाएंगे। राघव: ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन मेरी शर्तें हैं। जोया: क्या? राघव: एक, मिशन खत्म होने के बाद तुम वो सारी रिकॉर्डिंग और वीडियो डिलीट कर दोगी। दो, मेरी टीम अनन्या, रोहित को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। जोया ने हाथ बढ़ाया। तारांकन डील। आज रात तुम मेरे पति बनोगे। हम वहां मिस्टर एंड मिसेज खन्ना बनकर जाएंगे जो वेपन खरीदने आए हैं। भाग 6, कैसीनो रॉयल, कैसीनो रॉयल स्टाइल। रात के 11 बजे दिल्ली के बाहरी इलाके में एक गुप्त फार्म हाउस, जिसे अंदर से एक आलीशान कसीनो में बदल दिया गया था। राघव ने टक्सीडो टक्सीडो पहना था और जोया ने एक बेहद खूबसूरत लाल साड़ी पहनी थी, जिसमें उसने अपनी गन और चाकू छिपा रखे थे। वे दोनों हाथ में हाथ डालकर अंदर घुसे। राघव ने जोया के कान में फुसफुसाया, एक्टिंग अच्छी कर लेती हो? जोया ने मुस्कुराते हुए कहा, हनी, मेरी पूरी जिंदगी एक एक्टिंग है। अंदर का माहौल तनावपूर्ण था। दुनिया भर के माफिया, गैंगस्टर और हथियार तस्कर वहां मौजूद थे। राघव की नजर एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी कोने में बैठा था। चेहरे पर एक लंबा घाव था। ये कोबरा था, वही कोबरा जिसे राघव ने पार्ट 3 में सिंडिकेट के किले से भगाया था। राघव मन में, तारांकन तरुण कोबरा यहाँ है, मतलब सिंडिकेट भी इस नीलामी में शामिल है। भाग 7, बोली और बवाल, दी ऑक्शन। नीलामी शुरू हुई। उस बायो वेपन की शुरुआती कीमत 500 करोड़ थी। बोली लगने लगी। रूसी माफिया 600 करोड़, चीनी तस्कर 800 करोड़। कोबरा ने हाथ उठाया, 1000 करोड़। जोया ने राघव को इशारा किया। राघव ने अपना पैडल उठाया और बहुत ही शांत आवाज में कहा, 2000 करोड़। पूरा हॉल सन्न रह गया। सब राघव की तरफ देखने लगे। कोबरा ने भी मुड़कर देखा। राघव ने अपना चेहरा थोड़ा छुपा रखा था चश्मे से, लेकिन कोबरा को शक हो गया। कोबरा चिल्लाया, तारांकन, ये वही है, एडेनिया का शैतान, इसे रोको। भाग 8, गोलियों और गुलाब की रात, एक्शन सीक्वेंस। भांडा फूट गया। नीलामी करने वाले होस्ट ने वेपन का केस बंद किया और भागने लगा। कोबरा के आदमियों ने गन निकाल ली। जोया ने अपनी साड़ी के पल्लू से 2 छोटी साइलेंसर पिस्टल निकाली। THWIP, THWIP। 2 गुंडे वहीं ढेर हो गए। जोया चिल्लाई, तारांकन, राघव, वेपन का केस लो, मैं इन्हें संभालती हूं। अब शुरू हुआ असली एक्शन। राघव मेज के ऊपर से कूदा। एक गुंडा चाकू लेकर आया। राघव ने उसकी कलाई पकड़ी, मोड़ी और उसे उसी के साथी पर फेंक दिया। 2 गुंडे गन लेकर आए। राघव ने पास रखे रूलेट टेबल को एक हाथ से उठाया और ढाल शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। गोलियां टेबल पर लगी। राघव ने टेबल को उन गुंडों पर फेंक दिया। क्रैश। जोया दूसरी तरफ कमाल कर रही थी। वो किसी बैले डांसर की तरह घूम घूम कर गोलियां चला रही थी। उसका निशाना अचूक था। राघव ने देखा कि जोया सिर्फ एक जासूस नहीं, एक प्रशिक्षित किलर है। भाग 9, वेपन की रिकवरी और भागना। कोबरा वेपन का केस लेकर पीछे के रास्ते से भाग रहा था। राघव ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, सुपर स्पीड का हल्का इस्तेमाल करके। वो कोबरा के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। कोबरा डर के मारे कांपने लगा। तू तू इंसान नहीं है। कोबरा ने वेपन एक्टिवेट करने की कोशिश की। राघव ने एक झटके में कोबरा के हाथ से ब्रीफकेस छीना और उसे एक सोनिक पंच, हवा में मुक्का मारा। कोबरा 20 फीट दूर जाकर दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। तभी सायरन बजने लगे। फार्म हाउस की सिक्योरिटी आ रही थी। जोया राघव के पास आई। केस मिल गया, चलो, यहां से निकलना होगा। वे दोनों खिड़की तोड़कर बाहर कूदे। बाहर जोया की स्पोर्ट्स बाइक तैयार खड़ी थी। राघव पीछे बैठा, एक हाथ में वेपन का केस और दूसरे हाथ से जोया की कमर पकड़ी। जोया ने बाइक दौड़ाई और वे गोलियों की बारिश के बीच अंधेरे में गायब हो गए। भाग 10, एक नई साझेदारी। सुरक्षित जगह पहुंचकर जोया ने वेपन को डिफ्यूज, डीएक्टिवेट किया और रॉ हेडक्वार्टर को मैसेज भेजा। जोया ने राघव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खून का एक कतरा था, जिसे जोया ने अपने रुमाल से पोंछा। जोया, तारांकन, तुमने आज लाखों जान बचाई है। राघव, तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं हो। राघव, और तुम सिर्फ एक ब्लैकमेलर नहीं हो। अच्छी टीम है हमारी। जोया ने अपना फोन निकाला और राघव के सामने वो वीडियो ऑडियो डिलीट कर दी। जोया, तारांकन, वादे के मुताबिक सबूत खत्म। लेकिन राघव, सिंडिकेट अभी भी बाहर है। कोबरा ने तुम्हें पहचान लिया है।
अब वो तुम्हारे पीछे आएंगे और इस बार वो अकेले नहीं होंगे। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, आने दो। अब मेरे पास मेरा आयरन शील्ड प्रताप भी है और शायद एक सीक्रेट एजेंट दोस्त भी। जोया ने बाइक स्टार्ट की, तारांकन शायद। मिलते हैं पार्टनर। जोया चली गई। राघव ने आसमान की तरफ देखा। उसका जीवन अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था। दिन में सीईओ ऑफ आरआर वेंचर्स, रात में सीक्रेट। अध्याय मशीनी दानव और ओमेगा का आतंक, पार्ट 12। भाग 1, तूफान से पहले की शांति। ऑपरेशन रेड सर्पेंट की सफलता के बाद राघव वापस अपनी बिजनेस लाइफ में लौट आया था। आरआर वेंचर्स अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका था। अनन्या पेरिस फैशन वीक के लिए अपनी डिजाइन्स तैयार कर रही थी और रोहित रहमत नए ऑफिस के कैंटीन मेनू पर बहस कर रहे थे। शाम के 7 बज रहे थे। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। राघव एक मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। प्रताप अपने राउंड पर था। अनन्या अपने केबिन में अकेली थी, कुछ फाइल्स चेक कर रही थी। अचानक पूरे ऑफिस की लाइट चली गई। पूरी बिल्डिंग में अंधेरा छा गया। अनन्या ने अपना फोन निकाला टॉर्च जलाने के लिए, लेकिन फोन डेड था। अजीब है, जनरेटर क्यों ऑन नहीं हुआ? तभी उसे कांच टूटने की आवाज आई। क्रैश। हॉल में भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। DHUM, DHUM, DHUM। ये किसी इंसान के चलने की आवाज नहीं थी। ये ऐसा था जैसे कोई भारी लोहे की मशीन चल रही हो। भाग 2, ओमेगा का हमला। प्रताप, जो सिक्योरिटी रूम में था, दौड़कर हॉल में आया। उसके हाथ में गन थी। अंधेरे में एक 7 फीट ऊंचा साया खड़ा था। उसकी एक आंख में लाल लेजर लाइट जल रही थी। ये ओमेगा ओमेगा था, सिंडिकेट का बनाया गया पहला ह्यूमन साइबोर्ग हाइब्रिड, आधा इंसान आधा मशीन। प्रताप चिल्लाया, तारांकन रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। ओमेगा ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रताप ने गोली चलाई। बैंग, बैंग। गोलियां ओमेगा के सीने मेटालिक कवच से टकराकर पिचक गईं और नीचे गिर गईं। ओमेगा ने अपना हाथ उठाया। उसका हाथ एक मैकेनिकल क्लॉ में बदल गया। उसने प्रताप को गर्दन से पकड़ा और 20 फीट दूर कांच की दीवार पर दे मारा। प्रताप, जो एक एलीट कमांडो था, बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गया। अनन्या अपने केबिन से ये सब देख रही थी। वो डर के मारे टेबल के नीचे छिप गई। लेकिन ओमेगा के पास थर्मल विजन था। उसने दीवार के आर पार अनन्या की बॉडी हीट देख ली। ओमेगा ने केबिन का दरवाजा उखाड़कर फेंक दिया। अनन्या चीखी, तारांकन, कौन हो तुम? दूर रहो, ओमेगा ने अपनी रोबोटिक आवाज में कहा। टारगेट एक्वायर्ड, अनन्या शर्मा। प्रायोरिटी हाई। उसने अनन्या के मुंह पर एक क्लोरोफॉर्म पैड लगाया। अनन्या बेहोश हो गई। ओमेगा उसे अपने कंधे पर लादकर खिड़की से नीचे कूद गया, 10वीं मंजिल से, और नीचे खड़ी एक काली वैन में गायब हो गया। भाग 3, राघव का गुस्सा और जोया की एंट्री। आधे घंटे बाद राघव ऑफिस पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। प्रताप स्ट्रेचर पर था। पैरामेडिक्स उसका इलाज कर रहे थे। राघव, प्रताप, किसने किया ये? प्रताप ने मुश्किल से आंखें खोली। बॉस, वो इंसान नहीं था, वो लोहा था। गोलियां उस पर असर नहीं कर रही थीं। वो मिस अनन्या को ले गया। राघव ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। दीवार में दरार आ गई। उसने तुरंत अपनी स्मार्ट वॉच से तरुण को कांटेक्ट किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसका फोन बजा। अननोन नंबर। राघव ने फोन उठाया। दूसरी तरफ जोया थी। जोया, तारांकन, राघव, मुझे पता चला तुम्हारे ऑफिस में क्या हुआ। पुलिस को फोन मत करना, ये काम सिंडिकेट का है। राघव, मुझे बस लोकेशन बताओ जोया। आज मैं उस शहर को जला दूंगा जहां उन्होंने अनन्या को रखा है। जोया, तारांकन, शांत हो जाओ। इमोशन से नहीं, दिमाग से काम लो। वो ओमेगा है, एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट जो गलत हो गया था। सिंडिकेट ने उसे खरीदा है। वो अनन्या को ओखला वेस्ट डिस्पोजल प्लांट, कचरा घर के नीचे बने एक पुराने बंकर में ले गया है। राघव, मैं वहां जा रहा हूं। जोया, तारांकन रुको, मैं भी आ रही हूं। ओमेगा के पास थर्मल स्कैनर्स हैं। अगर तुम सीधे गए तो वो अनन्या को मार देगा। हमें एक प्लान चाहिए। भाग 4, कचरे के ढेर में जंग। रात के 11 बजे ओखला का वो इलाका सुनसान और बदबूदार था। वहां कबाड़ के पहाड़ थे। राघव और जोया वहां पहुंचे। राघव ने अपना फैंटम सूट मास्क के साथ पहना था ताकि अनन्या उसे पहचान न सके। जोया के पास स्नाइपर राइफल और ईएमपी ग्रेनेड्स थे। जोया का प्लान, मैं पावर ग्रिड उड़ा दूंगी ताकि उसकी थर्मल आंखें काम न करें। फिर तुम अंदर जाना। लेकिन याद रखना राघव,
अनन्या वहां है। तुम अपनी सुपर पावर ऐसे इस्तेमाल करना कि उसे लगे ये सिर्फ गैजेट्स हैं। भाग 5। बंकर के अंदर। बंकर के अंदर अनन्या एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके सामने एक स्क्रीन पर कोबरा का चेहरा था, वीडियो कॉल पर। कोबरा तारांकन, मिस अनन्या, तुम्हारे बॉयफ्रेंड राघव ने मेरा बहुत नुकसान किया है। अब वो आएगा तुम्हें बचाने, और ओमेगा उसके चिथड़े उड़ा देगा। तभी बंकर की लाइट चली गई। डी हुक। जोया ने पावर ग्रिड उड़ा दिया। कोबरा का कनेक्शन टूट गया। अंधेरे में ओमेगा की लाल आंखें चमकने लगी। वह शिकार के लिए तैयार था। अचानक छत का वेंटिलेशन टूटा और एक ताला सा आया। राघव नीचे कूदा। राघव ने आते ही एक स्मोक ग्रेनेड फोड़ दिया। पूरे कमरे में धुआं भर गया। अनन्या खांसने लगी। कोई है? राघव, वॉइस मॉड्यूलेटर से भारी आवाज में, सिर नीचे रखो। भाग 6। राघव बनाम ओमेगा, द क्लैश ऑफ टाइटन्स। ओमेगा धुएं में भी राघव को सेंस कर सकता था। ओमेगा ने एक भारी लोहे का पाइप उठाया और राघव पर हमला किया। क्लैंग। राघव ने अपने हाथ, जिस पर एडेनिया का मेटल गार्ड चढ़ा था, से वार रोका। आवाज ऐसी आई जैसे दो ट्रेनें टकराई हों। राघव जानता था कि वो अनन्या के सामने ओमेगा को हवा में नहीं उछाल सकता, इसलिए उसने टेक्निक का इस्तेमाल किया। ओमेगा ने घूंसा मारा। राघव ने झुककर डॉज उसे जाने दिया और उसके घुटने के जॉइंट पर किक मारी। ओमेगा ने राघव को पकड़ना चाहा। राघव ने उसकी पीठ पर चढ़कर उसके हाइड्रोलिक पाइप उखाड़ने की कोशिश की। लड़ाई बहुत ब्रूटल ब्रूटल थी। अनन्या धुंधली आंखों से देख रही थी। उसे लग रहा था कि एक ब्लैक कमांडो राघव उस लोहे के राक्षस से लड़ रहा है। राघव ने देखा कि ओमेगा की गर्दन के पीछे एक नीली चिप चमक रही है। वो उसका पावर सोर्स था। लेकिन ओमेगा बहुत ताकतवर था। उसने राघव को पकड़कर दीवार पर पटक दिया। राघव का मास्क टूटने ही वाला था। भाग 7। जोया का अचूक निशाना। तभी बाहर एक ऊंची जगह से जोया ने अपनी स्नाइपर से निशाना साधा। उसने दीवार में बने एक छोटे से छेद से ओमेगा की पीठ देखी। जोया, रेडियो पर, राघव हट जाओ। राघव तुरंत नीचे झुका। बैंग। जोया की गोली सीधे ओमेगा की गर्दन के पीछे उस नीली चिप पर लगी। स्पार्क। जेड 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 टी। ओमेगा का सिस्टम क्रैश हो गया। वो करंट खाने लगा और अपनी जगह पर जाम हो गया। मौके का फायदा उठाकर राघव ने अपनी पूरी ताकत, जो अब तक छिपा रखी थी, का एक अंश इस्तेमाल किया। उसने ओमेगा के सीने पर एक पावर पंच मारा। ओमेगा 10 फीट पीछे जाकर गिरा और हमेशा के लिए बंद हो गया, शटडाउन। भाग 8। पहचान का संकट और बहाना। राघव दौड़कर अनन्या के पास गया। वो अभी भी धुएं में था और उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने अनन्या की रस्सियां काटी। अनन्या, तारांकन ता, तुम कौन हो? राघव कहाँ है? इससे पहले कि राघव कुछ बोलता, बाहर पुलिस के सायरन सुनाई देने लगे। जोया ने पुलिस को टिप दे दी थी। राघव ने अनन्या के कान में कहा, बदली हुई आवाज में, राघव ने मुझे भेजा है, तुम सुरक्षित हो। राघव ने अनन्या को बाहर का रास्ता दिखाया और खुद धुएं में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद जोया वहां आई, सादे कपड़ों में एक पुलिस ऑफिसर बनकर। जोया, तारांकन, मिस अनन्या, आप ठीक हैं? हम स्पेशल फोर्स से हैं। भाग 9। अस्पताल और राघव का झूठ। 2 घंटे बाद सिटी हॉस्पिटल। अनन्या बेड पर बैठी थी। उसे मामूली खरोंचें आई थीं। रोहित और रहमत बाहर खड़े थे। राघव भागता हुआ अंदर आया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और माथे पर पसीना था। उसने ओमेगा के साथ लड़ाई के निशान छुपाने के लिए अपनी शर्ट बदल ली थी। राघव, अनन्या। उसने अनन्या को गले लगा लिया। राघव, आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अनन्या रोने लगी। तारांकन, राघव, वहां एक राक्षस था, लोहे का आदमी। और फिर एक ब्लैक कमांडो आया। उसने कहा तुमने उसे भेजा है? वो कौन था? राघव ने एक सेकंड के लिए जोया की तरफ देखा, जो दरवाजे पर खड़ी थी। राघव ने तुरंत कहानी बनाई। हाँ, वो वो प्रताप की स्पेशल टीम का मेंबर था। जब मुझे पता चला तुम मुसीबत में हो, मैंने अपनी सबसे बेस्ट मर्सनरी टीम को भेजा था। वो लोग सीक्रेट मिशन पर रहते हैं, इसलिए चेहरा नहीं दिखाते। अनन्या ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, तुम्हारे पास ऐसी टीम है राघव। आज अगर वो न होता तो मैं मर जाती। भाग 10। सिंडिकेट का अगला कदम। देर रात जोया राघव को हॉस्पिटल की पार्किंग में मिली। जोया, तारांकन, बहाना अच्छा था। स्पेशल टीम? राघव, शुक्रिया। ओमेगा का क्या हुआ? जोया, तारांकन, मेरी टीम उसे ले गई है।
हम उसे रिवर्स इंजीनियर करेंगे। लेकिन एक बुरी खबर है, राघव। क्या? जोया। तारांकन ओमेगा की मेमोरी चिप से पता चला है कि सिंडिकेट ने अनन्या को सिर्फ किडनैप नहीं किया था, उन्होंने उसका ब्लड सैंपल लिया है। उन्हें शक है कि तुम्हारे आसपास रहने वालों में शायद एडेनिया के रेडिएशन के कुछ अंश आ गए हों। राघव की मुट्ठी भिंच गई। वो अब मेरे डीएनए को ट्रैक कर रहे हैं? ठीक है, अब हम डिफेंस नहीं करेंगे जोया। कोबरा और उसका बॉस, अब मैं उनके घर में घुसकर मारूंगा। बहुत हो गया छिपना। कहानी